बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर तनवीर अर्शद चौधरी। जैसा कि हमारे तमाम व्यूअर्स जानते हैं कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है और हमेशा हमारा जो वीलॉग होता है, हमारा जो पर्पज़ होता है वीडियो बनाने का, वो करंट सिचुएशन जो चल रही होती है हमारे क्लिनिकल ट्रायल में, जो हम अपनी डिफरेंट प्रैक्टिस के अंदर हम जो चीज़ें नोट करते हैं उसी को हम अपने इन्फॉर्मेटिव सेशन में कन्वर्ट करते हैं और अपने व्यूअर्स के नॉलेज को अपडेट करते हैं और उनको एजुकेट करने की कोशिश करते हैं। आज का हमारा मौजू ये होगा कि सांस लेने में दिक्कत क्यों होती है, सांस लेने में तंगी क्यों होती है, या जब हम सांस लेने की कैफियत में आते हैं या सांस लेते वक्त हमें जो दुश्वारियाँ होती हैं उनकी पीछे क्या रीज़न्स होती हैं और क्या वजूहात होती हैं, काजेज़ क्या होती हैं, साइन और सिम्प्टोमेटिकली चेंजिंग क्या होती हैं। तो आज हम इस पे बात करेंगे, क्योंकि बेशुमार पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो वो कह रहे होते हैं कि सर मेरा सांस रुक रहा है, यानी मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मेरा गला पकड़ा हुआ है और मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो हम जब उसका ब्लड प्रेशर मॉनिटर करते हैं, उसकी शुगर को मॉनिटर करते हैं, फिर चेस्ट इन्फेक्शन को देखते हैं, उसके गले का मुआयना करते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में गले का भी कोई इशू नहीं होता, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो रहा होता है, डायबिटीज़ भी नहीं होते, और लेकिन फिर भी उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है। उनकी जो चेस्ट है उसमें उनको वज़नीपन फील हो रहा होता है, या ऐसी कैफियत होती है कि वो बोलते बोलते अचानक से रुक जाते हैं। वो कहते हैं कि मेरा सांस जो है ना वो उलट रहा है, सिंपल ज़ुबान में वो कहते हैं मेरा सांस जो है ना वो पलट रहा है, यानी मुझे लग रहा है कि मेरा दोबारा सांस पता नहीं आएगा या नहीं आएगा। तो इसकी जो रीज़न्स है उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो ये, अगर आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, ठंडे पसीने आते हैं, बात करते हुए आपका सांस फूलना शुरू हो जाता है, या थोड़ी सी आपने स्टेयर्स का इस्तेमाल किया तो ऐसी कैफियत में आपका सांस फूलना शुरू हो गया, या आपने थोड़ा सा कोई वज़नी काम किया और उसके बाद आपका सांस फूलना शुरू हो गया, या खाना खाने के फ़ौरन बाद जो है वो आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, तो ये वो कैफियत होती है जहाँ पे हम ये समझते हैं कि ओबीस मरीज़ जो है, मोटापे का जो शिकार है, या जिसकी फ़ैट की रेशो बहुत ज़्यादा है, या बलगमी बॉडी है उसकी, यानी उसकी बॉडी में बलगम और रेशे का जमाव ज़्यादा रहता है, तो ऐसी कैफियत में हम उसको ओबीस पेशेंट, अगर वो पेशेंट मोटा है और उसके साथ उसको ये कैफियत हो सकती है, तो ये मोटापे की रीज़न की वजह से भी हो सकती है। हाँ, इसके अलावा अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी है तो उसमें भी ऐसी सूरत हाल हो सकती है। अगर आप कैल्शियम डेफिशिएंट हैं और उसके साथ साथ आपका जो बैली बहुत निकला हुआ है और आपकी एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं है, तो ऐसी कैफियत में भी आपको इस तरह सांस रुकने की दिक्कत हो सकती है। अब तीसरी जो कॉमन वजह होती है वो ये होती है कि अगर आपको दमा है, या आपको पल्मोनरी एलर्जी है, या आपको फेफड़ों में स्वेलिंग है, या फिर आप स्मोकर हैं, या ऐसी कैफियत में आपके फेफड़ों के अंदर जो बारीक वेन्स होती हैं और वहाँ पे ब्लड प्रेशर का फ़्लो ज़्यादा होने की वजह से भी आपको इस तरह की सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। एक और मेजर कॉज या मेजर रीज़न जो हमने अपने क्लिनिकल ट्रायल में देखी है, ख़ास तौर पर वो पेशेंट जो किडनी डिजीज़ में हैं, यानी उनका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, यूरिया बढ़ा हुआ है, किडनी फ्लो उनका प्रॉपर काम नहीं करता, यूरिन में रुकावट होती है, ऐसी सूरत हाल में भी हमने देखा पेशेंट को सांस का इशू बनता है। बहुत ज़्यादा तो ये कैफियत है कि आप मोटे हैं, उसके बाद आपकी बॉडी फैटी है, हाई ब्लड प्रेशर या शुगर के मरीज़ हैं, या आपका स्टोमिक डिस्टर्ब रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, पाइल्स का अगर आपको इशू है, दमे का इशू है, या बलगम रेशा आपकी छाती पे या आपके गले में ज़्यादा रहता है, तो ऐसी कैफियत में जो है वो ऑटोमेटिकली आपका सांस फूलना या सांस का तेज़ हो जाना, या आपको थोड़ा सा काम करने के बाद पसीने आना, या आपकी चेस्ट का वज़नी होना, या आपको सांस लेते वक्त तकलीफ़ होना, रुकावट होना, ये वो चीज़ें हैं जो इनकी वजह से हो सकती हैं। अब चूँकि अगर आप आयरन डेफिशिएंस हैं तो ज़ाहिरी बात है कि जब आपकी ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं होगी तो खून में ऑक्सीजन का लेवल पूरा नहीं होगा, तो तब भी आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। इसी तरह अगर आपको एलर्जी है, पॉल्यूशन है, बाहर आप निकलते हैं, धुआं है, गाड़ियों का डस्ट है, इस तरह की वजह से अगर आपको एलर्जी होती है फॉरेन बॉडी से, तो भी आपके सांस में दिक्कत हो सकती है। दूसरी वजह, अगर आपकी नाक की हड्डी बढ़ी हुई है तो ऐसी सूरत हाल में भी आपको दिक्कत हो सकती है। टॉन्सिलाइटिस है, अगर आपके गले में एक स्वेलिंग है, कोई गले में आपके जो है फ्रंजाइटिस हुआ हुआ है, या कोई एलर्जी आपको इस तरह की हुई हुई है कि गले में आपको पानी भी नीचे नहीं जा रहा, या गला आपका प्रॉपर शदीद ख़राब है, तो ऐसी सूरत हाल में भी आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। अब नमूनिया होने की सूरत में, यानी आपके फेफड़ों में स्वेलिंग होना, इन्फेक्शन होना, या फेफड़ों में पानी का जमा हो जाना, ये वो कैफियत भी होती हैं जहाँ पे आपको सांस लेने में दिक्कत होती है।
एक और वजूहात हेपेटाइटिस बी या सी के दौरान आपके पेट में पानी पड़ जाना या आपके पेट में पानी जमा हो जाना, ऐसी कैफियत में भी आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। अब जो मैंने पहले आपसे बात की कि किडनी डिजीज़, अगर आप CKD के मरीज़ हैं, CLD के मरीज़ हैं, आपके पेट में पानी जमा हो रहा है या ओबीज़ हैं, मोटापा बहुत ज़्यादा है, कब्ज़ आपको प्रॉपर रहती है, आपका स्टूल प्रॉपर पास नहीं होता, तो ऐसी कैफियत में भी आपका सांस फूलना या आप में सांस की दिक्कत होना या सांस लेने में प्रॉब्लम होना, ये एक कॉमन रीज़न है। तो ऐसी सूरत हाल में जब आपको ये सारी फीलिंग्स आ रही हों तो आपने प्रॉपर ये नहीं समझना कि फ़ौरी तौर पे आपको दमा ही है। इसकी और भी कैफियत हो सकती हैं। आपने प्रॉपर जो भी आपका रिलायबल डॉक्टर हो, जो भी आपका कंसल्टेंट ईजी अप्रोच में है, अवेलेबिलिटी उसकी है आपके पास, तो आप जाके अपनी सारी सूरत हाल डॉक्टर साहब को बताएं और अपना BP मॉनिटर करवाएं, अपना ब्लड प्रेशर का लेवल देखें, उसके बाद आपका BSR लेवल देखें, आपका पल्स रेट देखें, ऑक्सीजन लेवल चेक करवाएं। तो ये आपका जो आपने ओबीज़ अगर हैं तो आपने मोटापे के ऊपर तवज्जो दें, अगर आप कॉन्स्टिपेशेंट हैं तो आपने कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करने के लिए डॉक्टर साहब से कंसल्टेट करना है। इसी तरह अगर आपको आयरन डेफिशिएंट हैं तो आयरन से भरपूर ग़िज़ाएँ लेनी है। इसी तरह अगर आपको रेशा और बलगम है तो आपने उसके मुताबिक अपनी जो है वो मेडिकेशन करनी है। अगर आपको थ्रोट इन्फेक्शन है, फ्रेंजाइटिस है, गले में कोई प्रॉब्लम है, तो आपने उसके मुताबिक अपनी मेडिकेशन रखनी है ताकि आप सांस लेने की या सांस की पेचीदगियाँ या जो आपके फेफड़ों की बीमारियां हैं आप उससे अपने आप को महफूज रख सकें। अब एक तो ये होगी। अब डाइट में हम इसको लाइफ मॉडिफिकेशन और डाइट हैबिट्स की जब हम बात करते हैं तो लाइफ मॉडिफिकेशन में ये है कि आपने फ्रेश एयर में जाना है, प्रॉपर ऑक्सीजन लेनी है, नाक से जो है वो आपने बाहर से सांस खींचना है, मुँह से छोड़ना है, और बाज़ दफ़ा मुँह से खींचना है और नाक से छोड़ना है, ताकि आपकी प्रॉपर जो है वो आपके फेफड़ों की भी एक्सरसाइज हो और आपको सांस लेने में जो दिक्कत के प्रॉब्लम है उससे भी आपको छुटकारा मिले। इसी तरह जब आप फ्रेश एयर में जाते हैं, किसी भी दरख्त के पास से गुजरते हैं, हरियाली है, ग्रीनरी है, तो वहाँ पे जब आप कोई टाइम स्पेंड करते हैं, कम से कम 35 to 45 मिनट एक नॉर्मल सा पीरियड है। लेकिन अगर इसको एग्जैक्टली अगर मैं मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो 45 से 60 मिनट्स जो है वो आपका पैदल चलना, किसी ग्रीनरी वाली जगह पे रहना और वहाँ पे बैठ के सांस लेना, अपनी फिज़िकली मूवमेंट बढ़ाना और अपनी जो मेंटली एग्जॉस्टिंग है उसको कम करना, यानी जिस तरह मोबाइल है, इस तरह की जो चीज़ें हैं, इनको जब आप प्रॉपर एक्सरसाइज वगैरह पे निकलें तो ये सारी चीज़ें जो है वो इसको आप या तो घर में छोड़ें या अपनी गाड़ी में छोड़ें या किसी भी जगह इसको लीव आउट करें, ताकि जब भी आप किसी भी तरह की एक्सरसाइज में हों, वॉक पे हों, तो प्रॉपर आपका माइंड और फिज़िकली जो है, मेंटली और फिज़िकली आपका एक पेज पे होना ज़रूरी है, ताकि आपके मसल्स, आपका सर्कुलर सिस्टम, आपकी ब्लड प्रेशर और ब्लड मॉनिटरिंग का जो सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेशन है, इस तरह जो आपके माइंड को सिग्नल जाता है वो प्रॉपर वो जाना चाहिए कि पूरी की पूरी बॉडी जो है वो एक ही जगह पे काम कर रही है और उसकी सर्कुलेशन भी ठीक है, नर्व फ्लेक्सिबिलिटी भी ठीक है और आपके मसल्स जो हैं उनको भी प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रही है और खून जो है वो आप गर्दिश के ज़रिए आपकी बॉडी के हर पार्ट्स को प्रॉपर ऑक्सीजन मुहैया कर रहा है, जिससे आपके सांस लेने की दिक्कत में जो ज़्यादती है वो कम हो सकती है। अब एक्सरसाइज करनी, और इसके बाद बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें जो ऑयली हों, फास्ट फूड हो या कोल्ड ड्रिंक्स हों जो बहुत ज़्यादा ठंडी हों या बहुत ज़्यादा ऑयली हों या बहुत ज़्यादा थिकनेस वाली चीज़ें हों, तो ऐसी चीज़ों को आपने अवॉइड करना है, कम इस्तेमाल करना है। नीम गर्म पानी से मुराद ये कि सिंपल और सादा पानी का इस्तेमाल करना है, सादा जूसेस वगैरह का इस्तेमाल करना है। अगर आप ओबीज़ हैं, डायबिटीज़ हैं और हाइपरटेंशन का शिकार है तो आपने जूसेस वगैरह का इस्तेमाल कम रखना है, फ्रूट्स ज़्यादा खाने हैं। फ्रूट्स में भी जैसे हम ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा जो ऐसे कैलोरीज़ वाले, बहुत ज़्यादा जो जिसमें शुगर का लेवल और मिठास ज़्यादा होती है, जिसमें हम बनाना समझते हैं, इसके अलावा मैंगो है, अंगूर हैं, तो ये वो चंद एक फल होते हैं जैसे खजूर है, तो इनका इस्तेमाल जो है वो आपने ओबीज़, मोटापे वाला, शुगर वाला जो है उसने कम रखना है। अगर दूसरा कोई बंदा है तो वो इसका इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उसके साथ साथ इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को मद्देनज़र रखते हुए आपने कम क्वांटिटी, गुड क्वालिटी की जब आप चीज़ें खाएंगे तो वो प्रॉपर जाके आपकी बॉडी में यूटिलाइज भी होंगी और आपके लिए बेनिफिशियल भी होंगी। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा आप लोगों के लिए हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।